हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे जा रही है स्टडी? ओके। तो बच्चों, आज आप स्टार्ट करने वाले हो चैप्टर नंबर 13 और सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2। यानी एफएससी का अगर आप टोटल देखो तो 13 चैप्टर बनता है, और अगर आप इसको सेकंड ईयर के चैप्टर के हिसाब से देख लो तो आपका सेकंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, पीछे वाला जो चैप्टर था ना, उसके अंदर आपने पढ़ा था क्या भला? वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो वो कब था? वो तब था जब चार्जेस रेस्ट पर थे। ठीक है। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी आप कब पढ़ते हो? करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सारी चीजें, सारे केसेस वो इंक्लूड होते हैं जब चार्जेस मोशन में आ जाते हैं। ठीक है। तो जो पीछे वाला चैप्टर आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, तो इसमें सारा कुछ आपने पढ़ा था क्या भला? स्टैटिक्स, चार्जेस जब रेस्ट पर थे। ठीक है, यही पढ़ा था ना, चार्जेस एट रेस्ट। ओके। अब चार्जेस एट रेस्ट जो थे उसमें आपने कूलम लॉ पढ़ा था। ठीक है। फिर आपने कैपेसिटेंस पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए। अब आपका जो नया चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्जेस जो है वो मोशन में आ गए हैं। बेटा, जब चार्जेस मोशन में आते हैं ना, तो भी उसके दो केसेस होते हैं। ठीक है। अब वो दो केसेस कौन से होते हैं? चार्जेस एट मोशन, अब आपको पता है कि चार्जेस एट मोशन की जो स्टडी होती है, फिजिक्स के जो ब्रांच चार्जेस एट मोशन को पढ़ती है, यानी मोशन में मौजूद चार्जेस को पढ़ती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब चार्जेस जब मोशन में होते हैं ना, तो इसके दो केसेस बनते हैं। एक तो तब जब ये यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, विद यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी की बात करेंगे, बेसिकली स्पीड की नहीं, वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? इसके अंदर आप करंट पढ़ते हो। ठीक है, इसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और अगर आपकी सिर्फ, यानी इसके अंदर करंट ही पढ़ते हैं, अगर चार्जेस जो हैं वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ हो, यानी या तो उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो या फिर वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, वेरिएबल वेलोसिटी, राइट। अब इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आप पढ़ते हो सिर्फ करंट को, और वेरिएबल वेलोसिटी में करंट के साथ साथ मैग्नेटिज्म भी आ जाता है। ठीक है, जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वाला जो चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसके अंदर हम सिर्फ उन चार्जेस को पढ़ेंगे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, यानी ना तो उनकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होती है और ना ही उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, यानी मोशन की डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होती है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर हम करंट पढ़ेंगे और इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या भला? करंट भी और मैग्नेटिज्म भी। ठीक है, राइट, मैग्नेटिज्म। सही है। अब ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब करंट खुद क्या चीज है? सही है। अब हमें पता है कि जब भी चार्जेस, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, कि जब भी चार्जेस मूव करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जब, तो आपको करंट मिलता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। सही है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करें। बेसिकली जब सॉल्यूशंस की फॉर्म में आती है, बैटरीज की फॉर्म में आती है, तो वहां पर पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं, उनकी वजह से भी आपको करंट मिल रहा है। लेकिन जब हम वायर्स की बात करते हैं, तो वहां पर, यानी मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही मूव करते हैं और वही आपको करंट देते हैं। ठीक है, तो ये करंट, और इसके अंदर हम करंट को पढ़ते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं। ये हो गया। अब करंट क्या होता है? बेसिकली चार, अच्छा देखो, ये कंडक्टर है। सही है। बजाय इसके कि मैं आपको डेफिनेशन पहले रटवाऊं, हम पहले इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। इमेजिन करो कि ये आपका कंडक्टर है। ठीक है। अब आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया का पता है बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया पता क्या होता है? चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर ये आपकी वायर है, तो ये वाला इसका, ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, जैसे ये वाला इसका ऊपर वाला, यानी ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली सर्कुलर,
अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करो तो ये इसका सरफेस एरिया होगा, ठीक है। इसी तरह से किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इसका यहाँ से मुझे सरफेस एरिया चाहिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो मैं क्या करूँगी कि इसको कट कर दूंगी, ठीक है, इस पॉइंट पर। एक मिनट बस, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी, ठीक है, और यहाँ से इसका जो एरिया आएगा क्रॉस सेक्शन, यानी ऊपर वाली जो लेयर होगी इसकी, ये वाली, समझ आ रही है ना, तो इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, समझ आ गई। अब समझो किसी भी पॉइंट पर मुझे करंट चाहिए, ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ओके। अब समझो कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर मुझे चाहिए करंट, ये कितना करंट है, ठीक है। समझो मैंने यहाँ से एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। अब मुझे देखना है कि यहाँ से कितना करंट पास कर रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो 1 सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन से जितने चार्जेस पास करेंगे उसको मैं करंट कहूँगी, यानी नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ चार्जेस, ठीक है। यानी चार्जेस रेट कैसे निकालते हैं हम, रेट निकालते हैं किसी भी चीज़ के चेंज को टाइम से डिवाइड करके, ऐसे निकालते हैं ना। तो करंट आपके पास किसके बराबर होगा, चेंज ऑफ चार्जेस ओवर चेंज ऑफ टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। तो नंबर ऑफ चार्जेस passing through any cross section in unit time, ओके। यानी इस क्रॉस सेक्शन में से यूनिट टाइम में कितने चार्जेस पास कर रहे हैं, वही आपको करंट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज ओवर टाइम। तो बच्चों देखो, ये जो आपको मिल रहा है ना करंट, ये है एवरेज करंट, ठीक है, कि आप देखते हो कि इतने टाइम में कितना एवरेज करंट आपको मिला है। एक होती है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में क्या फ़र्क होता है। एवरेज करंट का मतलब, यहाँ से देखो, आपने जब टाइम नोट करना शुरू किया तो t इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, यानी आप कहते हो कि इन 2 सेकेंड के अंदर कितना एवरेज करंट आया, ठीक है, कितना करंट आया वो आप हमें बताइए। लेकिन अगर आपने देखना हो कि एग्जैक्ट 2 सेकेंड के ऊपर, ये था 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, तो एवरेज करंट। अगर आपने देखना हो कि एग्जैक्ट 2 सेकेंड के ऊपर यहाँ से कितना करंट गुजर रहा था, कितने चार्जेस गुजर रहे थे, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, देखो, इंस्टेंटेनियस, तो उसके लिए टाइम को आप, टाइम जो इंटरवल है उसको बहुत छोटा कर दो, यानी लिमिट लगा दो कि डेल्टा टी जो है वो इतना छोटा है कि वो अप्रोच कर रहा है 0 को, डेल क्यू बाय डेल टी। अब आपको पता है कि जब लिमिट इतनी छोटी हो कि डेल्टा टी यानी टाइम का जो इंटरवल है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाए, तो इसको हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डी क्यू बाई डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है, ये एवरेज करंट की वैल्यू है। अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज में फ़र्क जानने के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे हम अपनी थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। चलो, समझो आपको यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, वो है आपके पास 2t² प्लस t, सही है। आपसे पूछा जाता है कि करंट बताइए, ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सही है, और इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखो बेटा, यहाँ पर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का मतलब ये है कि एग्जैक्ट 2 सेकेंड के ऊपर यहाँ से कितना करंट मूव कर रहा था, कितना करंट की वैल्यू थी इस पॉइंट पर, वो आपने फाइंड करनी है। तो ये क्या मतलब हुआ कि ये इंस्टेंटेनियस है, और इन 2 सेकेंड का मतलब ये है कि पूरे 0 से लेकर 2 सेकेंड के अंदर यहाँ से टोटल एवरेज करंट कितना पास किया है, ठीक है। तो हम इसको बारी बारी करते हैं, पहले इंस्टेंटेनियस वाले को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी बाई डी टी, और साथ में क्यू, क्योंकि ये वैल्यू है क्यू की, तो 2t² प्लस टी, ठीक है। अब ये अंदर चला जाएगा डेरिवेटिव, ऐसे ही 2t²
प्लस डी बाई डी टी इंटू टी। ओके, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दो दो बार चार यानी आई इंस्टेंटेनियस आपके पास हो गया तो दो बार चार 4t प्लस 1। ओके, अब t इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पर t की वैल्यू 2 लगा दो, तो करंट इंस्टेंटेनियस करंट आपके पास आ जाएगा 4 2 बार 8 और 1 9, तो यहाँ से 9 एम्पीयर करंट जो था वो आपका पास हो रहा था। अब इन 2 सेकंड का मतलब क्या है, इन 2 सेकंड का मतलब होता है एवरेज करंट। ठीक है, एवरेज करंट का मतलब क्या है कि पहले आपने डेल्टा क्यू निकालना है डेल टी पे। सही है, पहले आप डेल क्यू निकालो। देखो, तो एवरेज करंट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज डेल क्यू बाय डेल टी। सही, डेल क्यू का मतलब क्या है, Q2 माइनस Q1 ओवर टी। डेल टी का मतलब क्या है, T2 माइनस T1। सही है, तो यहाँ पे पहले K2 निकालते हैं यानी T इज इक्वल टू 2 पे, तो Q है आपके पास 2t स्क्वायर प्लस टी, तो 2 Q1 आपके पास कितना है यानी T इज इक्वल टू 0 ही था ना, प्लस 0 यानी Q1 आपके पास कितना था 0। अब Q2 निकालना है आपने। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 2 कितना है यानी T इज इक्वल टू 2 है ना, यानी आपने शुरू कब किया था, T इज इक्वल टू 0 से, और ख़त्म कहाँ पे किया, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो Q1 आपका जब होगा तो वहाँ पे आप T की वैल्यू 0 लगाओगे, और जब आपने Q2 निकालना हुआ तब आप T की वैल्यू कितने लगाओगे, 2 सेकेंड। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये दो दो बार चार, चार दो बार 8 जमा 2 और ये हो गया आपके पास 10। सही है, तो यहाँ पे वैल्यूज लगा लो। Q2 आपके पास 10 आया माइनस 0, T2 आपके पास कितना था 2 माइनस 0 सेकेंड, तो ये आपके पास आ गया 10/2 और ये आ गया 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे आपका जो करंट था वो इस पॉइंट पर 9 एम्पियर था। ठीक है, और जब आपने एवरेज करंट देखा तो 2 सेकंड के अंदर अंदर 5 एम्पियर पास हुआ। ठीक है, ये फर्क होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। सही है, तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट में सबसे पहली बात तो हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, अगर आपको पीछे थोड़ा सा समझ नहीं गया है। देखो, बेसिकली करंट का फार्मूला क्या होता है, पहले तो आप उसको देखो ना। करंट का फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है ना। अगर हम वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बहस को 2 मिनट के लिए साइड पे कर दें, यही होता है ना। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में किसी जगह से कितने चार्जेस गुजरते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट से कितने चार्जेस गुजर रहे हैं 1 सेकंड में, 2 चार्जेस हैं, तो यहाँ पर करंट कितना होगा 2 एम्पियर पर सेकंड। अगर किसी जगह से 1 सेकंड में 3 चार्जेस गुजरे तो वहां का करंट कितना होगा 3 एम्पियर। अगर आप देखते हो किसी जगह से 10 चार्जेस गुजरे 1 सेकंड में तो वहां का करंट कितना होगा 10 एम्पियर। ऐसा ही होगा। तो बेसिकली इसके यूनिट्स जो होते हैं ना, देखो ये कूलम, ये सेकंड, तो ये हो गया कूलम पर सेकंड। ओके, और क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है तो इस वजह से हम इसको एम्पियर कहते हैं, इसका नाम एम्पियर रखा जाता है। ठीक है, और इसको शो किया जाता है सिंपली बड़े वाले ए से। अब अच्छा एक बात कि ये एम्पियर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 7 बेस क्वांटिटीज में से एक है। ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि करंट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सही है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कैसे है, एक तो मैं इसको 2 तरह से प्रूव करके दिखाती हूँ आपको। अब 2 तरह से कैसे प्रूव करना है वो भी, एक तो आप इसके फार्मूला को देखो, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो इसकी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो भी स्केलर। ठीक है, ये तो आपको फार्मूला से समझ आ गई। दूसरी बात ये है, अब स्केलर क्वांटिटी इसलिए भी है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, डजंट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ये आपने पढ़ा है सेकंड ईयर के दूसरे चैप्टर में।
तो इसमें क्या होता है कि देखो, अगर यहाँ से एक करंट आई आ रहा है, I1, ठीक है, और एक ये है, इनके दरमियान में एंगल है समझो 45 का, होगा तो नहीं 45 का वैसे, चलो समझ लो। तो अगर ये वेक्टर होता तो हम क्या करते, आपको पता है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I1 I2 cos 45, यही करना था ना, सही है। और इसका रिजल्टेंट कुछ और आना था, लेकिन यहाँ पर वैसे क्या होगा कि जितना करंट ये होगा उतना ही ये होगा, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। वेक्टर में तो ये होता है ना कि अगर दो ऐसे वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान में कुछ एंगल है तो रिजल्टेंट जो होता है वो वेक्टर यानी इसके से डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेम ही होगा। यानी अब मिसाल के तौर पर इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देखो, एक वेक्टर आई आ रहा है, ठीक है, करंट आई आ रहा है, यहाँ से जाके वो दो जगहों में तकसीम हो जाता है, ठीक है, I2 और I3 में। तो जब आपने टोटल करंट निकालोगे ना, इन दोनों का सम लोगे तो वो इसी के बराबर आएगा, डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं कि अगर आपने I3 लेना है तो I2 प्लस I3 को ऐड कर दो, सॉरी I4 है ये, तो इसमें कोई वेक्टर एडिशन नहीं होती, उसको फॉलो नहीं करता। सिंपली हम इसको मैथमेटिक्स के जो रूल होते हैं स्केलर क्वांटिटीज के लिए, उनके जरिए हम इनको जमा कर सकते हैं, तो इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है, सही है। तो अब आपको बताइए कि अगर आप मेटल की बात कर रहे हो, मेटल्स की बात करते हो, तो वहाँ पर आपके पास जो करंट होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। और अगर आप सॉल्यूशंस की बात करो, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करो जो बैटरीज में यूज होते हैं, तो वहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से भी हो सकता है। टॉपिक जो आपने डिस्कस करना है छोटा सा ही है, वो है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, तो समझो आपके पास ये कंडक्टर था, ओके, इसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये है आपकी बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल और ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो शुरू में क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट करंट को ऑब्जर्व करते थे और बैटरी के साथ लगाते थे, तो उनको ये फील होता था, क्या, उनको ये फील होता था कि शायद जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से होता है, ठीक है। यानी यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं और इस कंडक्टर में से करंट जो है वो पास करता है। लेकिन बाद में ऑब्जर्वेशन की गई और एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो फिर हमें पता चला कि कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है, सही है। यानी उनको लगता था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे कंडक्टर में से होकर नेगेटिव टर्मिनल से वापस आ जाते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चला कि करंट तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था, यानी नेगेटिव चार्जेस जो थे वो यहाँ से इस डायरेक्शन से जाते थे और यहाँ से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल में आके चले जाते थे, ठीक है। लेकिन चूंकि अब अगर हम जो करंट को मेजर करते हैं यानी सारा कुछ देखते हैं उसके ऊपर वाले बिहेवियर की वजह से देखते हैं, तो हमने देखा कि जितना करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है ना, सेम टू सेम उतना ही करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है, ठीक है। बस डायरेक्शन जो होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। तो ये कन्वेंशन है हमारी कि हम बेशक हमें पता है कि चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आपका करंट जो होता है वो आपके कंडक्टर में से फ्लो करता है। लेकिन ये हमारी कन्वेंशन है कि हम पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन से ही करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, एक ऐसा करंट होता है जो हायर पोटेंशियल से यानी पॉजिटिव चार्ज से, हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। यानी चार्जेस जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हैं और इस दौरान में जो आपके पास करंट आता है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट जो होगा उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द करंट ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस from point of higher potential to lower potential, okay, higher potential to lower potential।
ओके। लेकिन इसी कन्वेंशनल करंट के उल्टी जो होती है, इसके ऑपोजिट जो करंट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो हम अगर इसी के यानी अगर पॉजिटिव चार्जेस की मोशन से करंट आपको इस डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है, तो अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, तो अगर आप इसके उल्टी टर्म को डिफाइन करना चाहो तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। और ये किस वजह से होती है, करंट ड्यू टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, द करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, सही है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। अब ये आपका छोटा सा टॉपिक था जो खत्म हो गया। अब आगे जो डिटेल्ड टॉपिक आ रहा है, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट की भरमार है और जिसको समझना ज़रूरी है, वो है करंट थ्रो मेटालिक कंडक्टर, जिसमें आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आएगी। तो अब नया टॉपिक, करंट थ्रो मेटालिक कंडक्टर। अब मेटल के अंदर से करंट गुजरता कैसे है। अब आपको पता है कि करंट तभी होगा जब चार्जेस होंगे, चार्जेस की मोशन से करंट मिलता है। अब मेटल जो होती है ना बेटा, मेटल के जो एटम्स होते हैं, आपको पता है कि वो उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। यानी हर एटम जो होता है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। वो किसी भी एटम के साथ जुड़े हुए नहीं होते, ना ही उनका किसी से कनेक्शन होता है, क्योंकि मेटल के फिर बता रही हूँ कि साइज ही उनका इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी एटम के साथ जुड़े नहीं होते, यानी फ्री होते हैं, कोई इधर कोई इधर, सही है। और बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे आप किसी कंटेनर में गैस भर लो और उसके मालिक्यूल ऐसे रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब आपको पता है कि मेटल जो होगी उसका बाहर कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा ना, टेम्परेचर तो होगा, उसी टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। यानी अगर आपका ये कंडक्टर है, देखो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ऐसे रैंडम मोशन में होंगे। अब आप कहोगे कि अगर ये रैंडम मोशन में है, तो आपने तो अभी कहा था कि करंट जो होता है वो चार्जेस की मोशन की वजह से होता है। अगर यहाँ पे ऐसे ही पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो हमें करंट क्यों नहीं फील होता। अब फील क्यों नहीं होता, वो इस वजह से फील नहीं होता कि देखो, इनकी जो टोटल वेलोसिटी होती है ना, एवरेज वेलोसिटी होती है, वो जीरो होती है। क्यों होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, सही है, थोड़ी देर में करेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। अब रैंडम मोशन में इनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि 10 ऑलमोस्ट जो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन फिर वही बात कि ये इधर गया, इधर से वापस आ गया, या इस टाइम में ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो क्या होता है कि इन दोनों के करंट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, सही है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना, जब हमने गॉसेस लॉ पढ़ रहे थे, तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी गॉसेस लॉ में भी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसीडर कर रहे थे, कि करंट के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो होती है। करंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है, सॉरी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। यानी अगर आप बाहर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, तो करंट के कंडक्टर के अंदर हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कैसे, देखो, अब इसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, करोड़ों की तादाद में, ठीक है, इतने से टुकड़े के पास। जब आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यानी समझो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, इस फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले, यानी समझो यहाँ पर काफ़ी सारे थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसकी फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में। आपको पता है ना कि फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड इंटेंसिटी, सही है, अब सही है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर सारे पॉजिटिव के साथ तरफ आ जाएंगे।
अब आपको पता है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आ गए तो यहाँ यानी इलेक्ट्रॉन जो सारे इधर मूव कर गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ही रह गए ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी जो पॉजिटिव आयंस समझ लो उनको, जिसके नतीजे में इनकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, वो इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ आ गई? तो इस वजह से एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो हो जाती है। लेकिन ये कब था, ये तब था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हुआ कि आपने ऊपर से फील्ड लगाई, फील्ड लगाने से जो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करने लग गए। अब आप कहोगे कि अगर हम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दें तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करना शुरू कर देंगे और फील्ड दोबारा जीरो हो जाएगी। तो अब आप मुझे बताओगे, पूछोगे कि अच्छा तो अगर इन्होंने फील्ड जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अभी जो चार्जेस हैं वो जीरो रेस्ट में है या मोशन में है। तो देखो, जब इसकी उल्टी डायरेक्शन में, तब तक तो ये मूव करते रहेंगे जब तक ये फील्ड, दोनों फील्ड्स बराबर नहीं होती, ठीक है, यानी इनकी फील्ड और इसकी फील्ड बराबर नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड बराबर होंगी तो ये रेस्ट पे आ जाएंगे, सही है। और जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड को हटाओगे दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी रैंडम मोशन करनी शुरू कर देंगे ड्यू टू थर्मल मोशन। अब थर्मल मोशन इनकी क्या होती है, ये एब्सोल्यूट जीरो में, यानी एब्सोल्यूट जीरो से अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो, एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है भला, वो होता है -273 डिग्रीज, यानी 0 डिग्री पे पानी जो है वो जम जाता है, और आप उससे भी 273 दर्जे नीचे आ जाओ तो वहां पर कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो शायद अपनी सारी की सारी थर्मल एनर्जी जो है वो लूज कर देते हैं और वहां पर वो रेस्ट पे हो जाते हैं। ठीक है, ये खैर एडवांस बातें हैं, ये आपके लेवल की नहीं है। आपके यहाँ पे बात यही है कि अगर आपका टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई ना कोई थर्मल एनर्जी भी होगी और वो रैंडम मोशन में भी होगा। सही है, सही है। अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कब थी, जब कंडक्टर जो था वो आपने इसको यानी सेपरेट था, आइसोलेटेड था, तब तक थी। लेकिन अगर आपने इस कंडक्टर को उठाकर किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया तो क्या होगा, सही है। अब बैटरी के साथ आप जोड़ोगे, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताओ कि जब ये रैंडम मोशन में थे तो क्या इसकी एवरेज स्पीड 0 थी, सही है। अब हमने कहा ना कि ये एक दूसरे को के करंट जो होता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो यहाँ पर देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से वो यहाँ जा रहा है, यहाँ से वो यहाँ जा रहा है, यहाँ से वो यहाँ जा रहा है, यहाँ से वो यहाँ दोबारा आ गया, यानी घूम फिर के ऐसा ही। तो क्या इसकी एवरेज स्पीड 0 है, तो ऑफ कोर्स नहीं 0, क्योंकि इसका डिस्टेंस 0 नहीं है, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया है ना, तो एवरेज स्पीड इसकी 0 नहीं होगी, एवरेज स्पीड नॉट इक्वल टू 0। लेकिन क्या इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल है, एवरेज वेलोसिटी 0 है। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से उसने शुरू किया था उसी पॉइंट पर वापस आ गया। अब अगर आपको इतनी की भी समझ नहीं आ रही कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, तो जाओ शाबाश, फर्स्ट ईयर का जो स्पीड और वेलोसिटी का लेक्चर है वो जाके पढ़ के आओ, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली हैं। अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करना शुरू कर दूंगी तो फिर ये लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इसकी 0 नहीं है, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ओके, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो इस वजह से डिस्टेंस तो इसका है ना, तो ये 0 नहीं है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर, पोजीशन पर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो अगर इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल भी यही थी, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0। समझ आ गई है ना। तो बच्चों यहाँ पर चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन को देख लो, उसकी भी एवरेज स्पीड जो होगी वो 0 नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। और ये स्पीड किस वजह से होगी, इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, थर्मल एनर्जी से। अगर आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की भी देखोगे ना, उसकी भी वेलोसिटी और स्पीड जो होगी वो 0 होगी। कैसे, देखो, अब आपको ये जरूरी तो नहीं है ना ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, और ये कंडक्टर देखो कितना गंदा बना है। खैर, मेरा कंडक्टर मेरी मर्जी। जो भी हो,
अपनी चीज़ों को हम खुद ऑन नहीं करेंगे तो दूसरे थोड़ी ऑन करेंगे, पहले अपनी गंदी मंदी चीज़ों को खुद ऑन करो। अच्छा खैर, तो यहाँ पे क्या होगा कि चलो समझो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि इन दोनों की वेलोसिटी जीरो हो गई। यानी जब हमने एवरेज वेलोसिटी इस पूरे कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन्स की देखी तो इन दोनों ने अपनी वेलोसिटी जीरो कर दी। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इन दोनों की वेलोसिटी जीरो हो गई। ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इन दोनों की जीरो हो गई। यानी अब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में थोड़ी है, यहाँ पे जिसको जहां जहां पे जगह मिलती है ना वो अपना सर फंसाई जा रहा है वहां पे। ओके, तो ये तो हो गई बात जब आप ने कंडक्टर जो था वो अलग से रखा हुआ था, उस बेचारे को पूछने वाला कोई भी नहीं था, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो थे वो उसका हाल बिल्कुल वही था जो आज पाकिस्तान का हाल है, जिससे इसका जहां जहां पे सर फंसता है वो फंसाई जा रहा है, जो दिल चाह रहा है वो करी जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम इसी कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा। समझो यही कंडक्टर था, पाकिस्तान की तरह इसमें भी कोई डिसिप्लिन नहीं था इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का। फिर एकदम से एक बैटरी आई और वो यहाँ पर जुड़ गई, राइट, यहाँ पर। ओके, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर समझो पॉजिटिव लगाते हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ऐसे ही होगा। और ये कंडक्टर इसको मैं ज्वाइन करना भूल गई थी। अब सबसे पहली बात हम समझते हैं कि बैटरी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है, बैटरी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है। बैटरी प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, ये समझते हैं ना हम। ऐसा ही है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, वो यहाँ से आए, यहाँ से आके वापस आ गए, ऐसे समझते हैं ना, गलत। बैटरी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करती, इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने ही होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने ही होते हैं। बैटरी क्या करती है, सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी देती है। बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। अब जब कोई भी कहे आपको कि बैटरी इलेक्ट्रॉन देती है, रख के चपेड़ मारना उसके, अच्छा जोर से ना मार देना, ऐਵੇਂ फिर तुझे भी खानी पड़ जाएगी भाई। अच्छा खैर, तो बैटरी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए क्या देती है, एनर्जी देती है। अब समझो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, अब यहाँ पर तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल है, और इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ये है, सही है। अच्छा, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन 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 तो जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, अब कहोगे कि ऐसा तो होगा ही कि इलेक्ट्रॉन अब दोबारा से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। नहीं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पता कब जीरो हो रही थी, वो तब जीरो हो रही थी जब यहाँ पर कोई किस्म का कनेक्शन नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके रुक जाते थे, अक्यूमुलेट हो जाते थे। ऐसे ही होता था ना, दोबारा से मैं याद करा देती हूँ आपको। निक्का सा कंडक्टर बनाते हैं, अब ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना हमने, ठीक है। कंडक्टर बना बनाकर हमने पागल कर देना है जब तक हमें इसकी समझ ना आ जाए। तब क्या होता था कि यहाँ पे कोई वायर नहीं होती थी, कोई यानी जगह नहीं होती थी चार्जेस को मूव करने के लिए। तो क्या करते थे, अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है, यानी ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके बस रुक जाते थे, आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, आगे ट्रैफिक जाम है। ऐसे ही होता था ना। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक यानी ये वाली अंदर वाली जो होती थी इसको हम कहते थे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस रह गए, इलेक्ट्रॉन तो सारे इधर जमा हो गए, तो इसकी डायरेक्शन ये, तो ये जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पर पहुंचे तो उनको पता चला कि अब हमारे पास आगे जाने के लिए रास्ता है। तो अभी वो क्या करेंगे, इस कंडक्टर में से मूव करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर चार्जेस की एक्यूमुलेशन रुक गई है ना, ठीक है, अब चार्जेस यहाँ पे जमा नहीं हो पा रहे,
जिसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, ऐसा ही है। और इसी वजह से एक्सटर्नल फील्ड जो है वो अपना काम जारी रखती है, ठीक है। यानी इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट नहीं कर पा रही, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, और तब तक चलते जाते हैं जब तक ये पॉजिटिव यानी ये नेगेटिव टर्मिनल इस नेगेटिव टर्मिनल के बराबर ना हो जाए, ठीक है। जब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो हम कहते हैं सेल खत्म हो गया, ये बैटरी डाउन होगी, इसको चार्ज कर लो, सही है। ये बात की है। अब आपको देखने से ऐसा लगता है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहाँ पर अपने इधर उधर जा रहे थे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इतने शरीफ हो गए हैं कि सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है। इमेजिनेशन में तो यही चीज़ आती है ना कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन इधर उधर ऐसे ऐसे घूम रहे थे पाकिस्तानी अवाम की तरह। अब यहाँ से एकदम से कोई डंडे वाला आया डंडे वाला, तो नहीं मैं आर्मी को नहीं कह रही, अस्तगफिरुल्लाह, खैर, तो यहाँ से वो सीधे होके एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकले कहाँ से? एटम से। तो वो पॉजिटिव एटम्स जो होंगे वो भी दरमियान में ही कहीं डेरा लगा के बैठे होंगे, सही है। तो तस्वीर कुछ ऐसी नहीं बनती कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आने लग गए, इस डायरेक्शन में सीधे लाइंस में, और ऐसे करंट आपको मिलता गया, नहीं। बल्कि क्या होता है, कुछ तस्वीर ऐसी है हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, ठीक है। यानी देखने में हमें ऐसा लगता है, लेकिन असल में क्या होता है? असल में होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जिन एटम से निकले होते हैं ना, अब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पीछे पॉजिटिव ही बच गए ना, तो वो दरमियान में यहाँ पर पॉजिटिव की फॉर्म में बैठे होते हैं। मैं इसको होल से शो कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे, राइट। अब यहाँ से बैटरी जुड़ी हुई है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, सही है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब मूव करते हैं तो सीधे भी मूव नहीं करते, अभी भी वो उसके अंदर थर्मल एनर्जी उनकी है, अभी भी है, तो उसकी वजह से रैंडम मोशन उसकी अभी भी जारी रहेगी। लेकिन रैंडम मोशन तो रहेगी, लेकिन साथ साथ जब वो आएंगे तो यहाँ पर वो अपने यानी इन एटम्स से भी टकराएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होती है करंट में, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन आया, आगे कोई भी एटम था उससे टकराया, यहाँ से गया कोई एटम था यहाँ पर टकराया, यहाँ से गया कोई एटम था यहाँ टकराया, कोई एटम आया, यानी बेचारा ऐसे हर रास्ते में टकराव होता ही रहता है उसका, कोई ना कोई पिलर उसको मिलता ही रहता है जिससे वो अपना सर फोड़ सके, सही है। तो एक दूसरी बात, अगर हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़े ना, तो हमें लगता है कि ये बड़ा था वही पॉजिटिव एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया 10 से इसके अंदर टकराया, ये यानी असली वाली कोलिजन नहीं होती। बल्कि हम क्या करते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी भी चार्ज की, यानी एक बॉडी की दूसरी बॉडी की वजह से वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम कोलिजन ही तस्वर करते हैं। कैसे? कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास से भी गुजरेगा, समझो ये v वेलोसिटी से जा रहा था, तो इसके पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, या तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या फिर वो अपनी वेलोसिटी कम कर देगा, तो वेलोसिटी तो चेंज हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कोलिजन ही तस्वर करते हैं। समझ आ गई कि एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी के असर से अगर इफेक्ट होती है, कोई उस पर असर पड़ता है, तो हम उसको कोलिजन कहते हैं। ये नहीं कि सीधा ही जाके 10 से कोलाइड कर दो, ठीक है। जैसे दिमाग में तो यही आता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो उठा करके इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा खैर, बात हमारी हो रही थी थर्मल मोशन की। तो जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लगा भी देते हैं ना, तो यहाँ पर इस प्यारी वाले डायग्राम में आ जाते हैं, क्योंकि ये गंदी सी बनी है इस पर। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन्स थे, अब पॉजिटिव चार्जेस कहते हैं कि भाई हमें कैसे भूल गए तू, हम भी यहीं पे था। तो एक बार बेटा मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव चार्जेस क्योंकि एटम्स हैं तो वो इतने हैवी हैं कि वो मूव नहीं कर पाते, मूव करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही, ये अपनी जगह पर जमे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब भी रास्ते में आते हैं तो वो कोलाइड करते हैं। देखने से आपको यही लगता है कि चूंकि एनर्जी इनको दे रही है जी बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जाता है, जाके किसी एटम से टकराता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है,
फिर इस एक्सेलरेशन की वजह से, यानी ये जो एनर्जी मिल रही थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स भी तो लगा रही थी ना, तो उस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा हो जाती है। फिर वो जब जैसे ज़्यादा होती है किसी एटम के साथ टकरा जाता है, फिर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, फिर वो एटम के साथ टकरा जाता है, फिर वेलोसिटी कम हो जाती है, फिर उस पे यानी कुछ फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, वो फिर किसी एटम के साथ टकरा जाता है। यानी ऐसे टकराते टकराते वो बेचारा अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाता है। ठीक है, यानी मंजिल मकसूद क्या है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल, यही है ना। कहने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन की मोशन ऐसी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है थर्मल मोशन उसकी। अच्छा, अभी बेशक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, मैं बार बार बता रही हूँ, बल्कि उसकी अभी भी थर्मल मोशन कोई ना कोई है, जिसकी वजह से देखो वो ऊपर गया, इधर 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 इधर, यानी ऐसे 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 ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में भी, और रैंडम मोशन भी उसकी पूरा टाइम जारी रहती है। सही है। अगर मैं बैटरी की वजह से इस पर, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स की बात करूं, तो आपको पता है F इज इक्वल टू क्यू ही होता है ना, F इज इक्वल टू क्यू ई, ओ सॉरी ये बड़ा वाला ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो F इज इक्वल टू एक्सटर्नल, वो आपके पास हो जाएगी, हो गया क्यू ई। सही है, ऐसा ही है ना। तो अब आपको पता है F इज इक्वल टू एम में होता है। एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है, तो एम को उठा के इधर ले जाओ, तो F बाय एम इक्वल टू ए। अब आप कहोगे ना कि फोर्स तो लग रही है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो एक्सेलरेशन भी होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन कितनी है, देखो क्यू ई बाई एम। मैं मानती हूँ ये एक्सेलरेशन है, बिल्कुल मानती हूँ ये एक्सेलरेशन है। तो आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा था कि हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करने वाले हैं, तो दोनों बातें सही हैं, एक्सेलरेशन भी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। दोनों एक टाइम में कैसे हो सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन जीरो होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती। देखो मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने रास्ते में मौजूद एटम्स के साथ टकराता है। ठीक है, और उन एटम्स को कहते हैं हम वैसे कर्नल्स। ठीक है, एटम कह लो, आइन कह लो, पॉजिटिव आइन, जो भी कहना है कह लो, ये नहीं टकराता तो वो है। सही है। देखो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगी, वो उसकी स्पीड ज्यादा हुई, जैसे ज्यादा हुई वो रास्ते में किसी एटम के साथ टकरा गया, फिर उसकी स्पीड ज्यादा हुई, फिर एटम के साथ टकरा गया, स्पीड कम हो गई, जीरो हो गई, या जीरो से कम ज्यादा होगी थोड़ी, फिर उस पर फोर्स लगी, एक्सेलरेशन हुई, स्पीड ज्यादा हुई, फिर वो टकरा गया। यानी उसकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना वो यूनिफॉर्म ही रहती है ऐसे टकराते। अब दूसरी बात ये जो मैंने आपको पहले भी बताई है, दोबारा बता दूं कि एटम की जो मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, यानी ऐसे ऐसे वो ज्यादा जाता है और आगे की तरफ कम बढ़ता है। इसी वजह से जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी को कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन, यानी टकराने के बाद क्या होता है कि वो उसकी कम ज़्यादा होती वेलोसिटी टकराव की वजह से वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, यानी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि जी मैं इतनी थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ूंगा, और सॉरी, और उसी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट जो मिलता है वो आपको स्टेडी करंट मिलता है, यानी वो यूनिफॉर्म होता है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है। देखो कंपैरिजन करो ज़रा, जो थर्मल मोशन की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो है 10⁵ मीटर पर सेकंड, यानी ये ऊपर नीचे ऐसे 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हो रहा है। लेकिन आगे किस से जा रहा है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड से। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, तो दो टर्म्स हैं जो हमने अब डिस्कस करनी है। वो टर्म्स कौन सी हैं, एक है दो कोलिजन्स के दरमियान का टाइम, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर यहाँ से आया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से इससे कोलाइड हुआ, यहाँ से इससे कोलाइड हुआ, तो इन दो कोलिजन्स के दरमियान का जो टाइम था उसको हम टाउ बोलते हैं, टाउ। सही है, और इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और ये क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान का टाइम, टाइम इंटरवल
interval between two successive collisions. Okay, collisions. Okay. अब दूसरी बात, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान में फासला जो होता है उसको हम कहते हैं लैम्डा, ठीक है। और इसको यानी इसको हम कह सकेंगे डिस्टेंस बिटवीन या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, तो बच्चों आज के जो लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, करंट पढ़ा क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ा, ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशंस के अंदर जब चार्ज आइसोलेटेड होता है तब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में जो इंड्यूस्ड फील्ड होती है वो भी उतनी हो जाती है और इंड्यूस्ड फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कर देती है ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो रहेगी, सही है। और लेकिन फिर आपने पढ़ा कि जब आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो चार्जेस को यहाँ पर एक्यूमुलेट होने का टाइम जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो चार्जेस मूव कर जाते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाते हैं तो चार्जेस को यहाँ पर किनारों में जगह एक्यूमुलेट नहीं होते, इंड्यूस्ड फील्ड नहीं बनती, तो वो एक्सटर्नल फील्ड को क्या करते हैं, कैंसिल भी नहीं करते, सही है। उसके बाद आपने देखा कि एक्सेलरेशन होने के बावजूद जो इलेक्ट्रॉन थे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे। फिर आपने पढ़ा रिलैक्सेशन टाइम और लैम्डा द टाइम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये था आज का आपका लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।